एनसीईआरटी के चैनल में। दोस्तों, हमारा प्रमोशन के एग्जामिनेशन का सीरीज चल रहा है। बैंक प्रमोशन का जो जनरल बैंकिंग ऑपरेशन का जो पेपर होता है दोस्तों, जनरल बैंकिंग जो सभी बैंक में कॉमन होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैं डेली बेसिस पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और आज का टॉपिक सो फ्रेंड्स, पीएसएल कौन डिसाइड करता है। दोस्तों, पीएसएल का रूल बुक कौन बनाता है? तो भारतीय सरकार बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कौन से सेक्टर को देश के डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए। राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोथ ऑफ देम डिसाइड दैट कि कौन से सेक्टर को देश के डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए। पीएसएल किन एरिया को कवर करता है? देख सकते हैं आप, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वीकर सेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब एरिया आर कवर्ड अंडर द पीएसएल। पीएसएल से फायदा क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पीएसएल? तो दोस्तों, पीएसएल से फायदा ही फायदा है। लोन उन लोगों तक पहुंचता है जिनको एक्चुअल में जरूरत होती है। मतलब लोन उन लोगों तक पहुंच जाता है जिनको एक्चुअल में जरूरत होती है। फिर लिखा है कि स्मॉल मार्जिनल एंड वीकर सेक्शन को हेल्प मिल जाती है। ठीक है। और दूसरा चीज लिखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलता है। थर्ड पॉइंट इन्होंने लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपोर्ट्स, ये सब बढ़ते हैं। सपोर्ट ओवरऑल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। फिर लिखा है दोस्तों, ओवरऑल कहें तो देश का डेवलपमेंट इंक्लूसिव और बैलेंस होता है। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड बैलेंस इकोनॉमी। सो दीज आर द बेटर एडवांटेजेस। ये सब बहुत ही इंपैक्ट है पीएसएल का। अब दोस्तों, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर का लोन का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कार लोन हो गया। राइट, सो कार लोन एक पर्सनल कंजम्पशन के लिए होता है। कंट्री डेवलपमेंट लेवल पे इसका कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है। तो इफ यू टॉक अबाउट द कार लोन या किसी प्रकार का व्हीकल लोन, तो इसको आप जो है प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट नहीं कर सकते। राइट, चलिए अब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। प्रायोरिटी सेक्टर रेफर्स टू क्रेडिट गिवन टू कॉर्पोरेट ओनली, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, सेक्टर इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लोन एबव 1 करोड़। अभी बताया दोस्तों आपको कि प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब है कि वैसे सेक्टर को क्रेडिट देना जो कि बेसिक और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लोन होगा? एजुकेशन, एमएसएमई, कार, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑब्वियसली कार लोन जो है हमारा नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लोन है। चलिए, तो हमने अभी 2-3 चीजें सीखी कि जो हमारा पीएसएल होता है उसके अंदर क्रेडिट, इंक्लूजन और डेवलपमेंट आता है। कार लोन जो है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लोन है। बैंक जो है मिनिमम कम से कम लैंड करे, मिनिमम रिक्वायर्ड क्रेडिट लैंड करे प्रायोरिटी सेक्टर को, मिनिमम, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे ध्यान रखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट की। तो आरबीआई बोलता है कि देखो, प्रायोरिटी सेक्टर को मिनिमम इतना लोन देना चाहिए, देना ही देना है। कैसे कैलकुलेट होता है ये, आइए देखते हैं मिनिमम कैसे कैलकुलेट होता है। लेट्स कंप्लीट सी। तो आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंगली कमर्शियल बैंक को मिनिमम 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर में देना मैंडेटरी है। कितना देना है? तो 40% मिनिमम देना ही देना। मिनिमम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। और ये 40% किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? ये 40% कैलकुलेट होता है एएनबीसी या सीओबीई पे। एएनबीसी क्या होता है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। सीओबी क्या होता है? क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो सिंपल सी बात है कि दोनों का 40% निकालिए, यू कंप्यूट 40% ऑफ बोथ। राइट, और बस दो नंबर को चेक किया जाता है, एएनबीसी और सीओबी को। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, राइट, उसका 40% हमारा पीएसएल टारगेट होगा। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, उसका 40% निकाल लीजिए, दैट इज आवर पीएसएल टारगेट। सिंपल सी बात है, यदि आपका बेस ज्यादा होगा तो आपका पीएसएल टारगेट भी ज्यादा होगा। इफ बेस इज हायर सो पीएसएल टारगेट इज हायर। ये जो हमारा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है ना, ठीक है, बेस ज्यादा होगा तो पीएसएल टारगेट भी ज्यादा होगा। सिंपल सा रूल है। अब देखिए यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ, समझाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि बैंक के पास 2 तरह के एक्सपोजर होते हैं, फंड बेस्ड और एक नॉन फंड बेस्ड। ठीक है, फंड बेस्ड में जैसे इसमें फंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। नॉन फंड बेस्ड जैसे कि एलसी हो गया, गारंटी हो गया, एलसी गारंटी, ये सब नॉन फंड बेस्ड होते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एक्सपोजर है। यदि फंड बेस्ड एक्सपोजर है, ठीक है, तो पीएसएल टारगेट 40% होता है फंड बेस्ड का। यदि नॉन फंड बेस्ड है तब भी 40% है नॉन फंड बेस्ड। और दोस्तों, जो भी हायर वैल्यू होगा वही हमारा फाइनल पीएसएल का टारगेट होता है। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। राइट, आपको हायर वैल्यू लेना है। किसका हायर वैल्यू लेना है? देख सकते हैं आप, एएनबीसी का या सीओबी का। 40% दोनों का निकाल लीजिए, जो भी ज्यादा होगा वही हमारा टारगेट बेस होगा। और जितना ज्यादा टारगेट बेस उतना ज्यादा आपका, राइट, फॉर पीएसएल टारगेट। अब दोस्तों, एएनबीसी क्या होता है थोड़ा आइए समझ लेते हैं। एएनबीसी का सिंपल मतलब है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। इसका मतलब है कि बैंक ने जितना फंड बेस्ड लोन एक्चुअली दिया है वही एएनबीसी होता है। फंड बेस की बात हो रहे हैं हम। आगे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।
हाउ डू वी कंप्यूट एएनबीसी, कभी कभी सवाल उस पर भी आता है। तो एएनबीसी केवल फंड बेस्ड की बात होती है कि फंड बेस्ड लोन बैंक ने कितना दिया है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सीओबी क्या होता है, वो थोड़ा बता दो। देखिए सीओबी हमारा नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर होता है। ठीक है, तो देखिए फंड बेस्ड के लिए हमने एएनबीसी लिया और नॉन फंड बेस्ड के लिए हमने सीओबी लिया, राइट। तो हम क्या करते हैं कि बैंक का जो नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है उसका क्रेडिट इक्विवेलेंट निकालते हैं, कन्वर्टेड इनटू क्रेडिट इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी बैंक डायरेक्टली पैसा नहीं देता पर गारंटी या प्रॉमिस देता है, यही ना होता है जी। नॉन फंड बेस्ड के अंदर क्या आता है, जैसे ये आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बीजी हो गया, ये सब नॉन फंड बेस्ड है, राइट। तो बैंक डायरेक्टली पैसा तो नहीं दे रहा है पर गारंटी या प्रॉमिस देता है और उनका क्रेडिट वैल्यू कैलकुलेट होता है, राइट, एंड देयर क्रेडिट वैल्यू इज कैलकुलेटेड। तो यही होता है सीओबी, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस शीट यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लायबिलिटी एक तरफ है, एसेट एक तरफ है। एसेट में आपका लोन है 500 करोड़ का और लायबिलिटी में डिपॉजिट है 1400 करोड़ का। ठीक है, फुट नोट में आपको एलसी दिया हुआ है, बीजी दिया हुआ है, तो नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर कितना हो गया, 600 करोड़ का हो गया, राइट। तो इस 600 करोड़ जो है, इस 600 करोड़ का क्रेडिट इक्विवेलेंट जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सीओबी। मतलब 600 करोड़ का आप क्या कीजिए कि क्रेडिट इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, कितना क्रेडिट इक्विवेलेंट है, दैट इज कॉल्ड सीओबी। और फंड बेस का तो जानते ही है, फंड बेस जो आपका है लायबिलिटी एसेट। तो आइए दोस्तों, फाइनल कैलकुलेशन रूल यही है। जैसे मान लीजिए कि आपने एएनबीसी आपको निकला 500 करोड़, जैसे इस केस में देखिए, ठीक है। तो एएनबीसी मान लीजिए एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो मिला वो 500 करोड़ का मिला। तो पीएसएल बोलता है कि देखो एएनबीसी का 40% ले लो, तो 500 करोड़ का यदि 40% लेंगे तो 200 करोड़ आएगा। अच्छा, फिर सीओबी मान लीजिए यहाँ पे 600 करोड़ है, जैसे यहाँ देख सकते हैं सीओबी 600 करोड़ है। तो हमारा जो पीएसएल है वो यही कहता है कि देखो पीएसएल भी जो है सीओबी का 40% लेना है, तो आपको मिल जाएगा 240 करोड़। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है, किसको किसको, एक तो 200 करोड़ को और एक 240 करोड़ को, राइट। एक आपको एनबीसी के बेसिस पे पीएसएल टारगेट दे रहा है, एक सीओबी के बेसिस पे पीएसएल टारगेट दे रहा है। प्लीज कंपेयर बोथ ऑफ देम, और जो भी सबसे ज्यादा होगा वही हमारा अंतिम आंसर होगा। ज्यादा क्या है जी, ऑब्वियसली 240 करोड़ इज द हाईएस्ट, तो फाइनल टारगेट जो होगा वो 240 करोड़ होगा। बोलिए, ये चीज क्लियर है। हायर द एक्सपोजर हायर द पीएसएल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सी बात है, आप इसको याद रखिएगा कि एक्सपोजर जितना ज्यादा होता है पीएसएल रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ये पॉइंट। चलिए अब एक दो एमसीक्यूज कर लेते हैं। दोस्तों हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है प्रमोशन एग्जाम के लिए, तो आप उस चैनल में जुड़ सकते हैं। उसमें मैं क्विज कंडक्ट करता हूं और भी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। आपको मान लीजिए कि अपना बैंक के स्पेसिफिक कोई मटेरियल है जिसको आपको एकदम आसान भाषा में समझना है, आप हमारे साथ पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, ताकि मैं आपको उस पर कंटेंट बनाऊं। फ्रेंड्स, पहला सवाल है कि जो पीएसएल टारगेट है वो किस पे बेस्ड होता है, लोअर ऑफ एएनबीसी और सीओबी, हायर ऑफ एएनबीसी। यस, ये करेक्ट है। एएनबीसी ले लो या सीओबीओ ले लो, उसका हायर निकाल लो, उस पर बेस्ड होता है। चलिए, तो हमने दो तीन चीजें सीखी यहां से। पहले तो पीएसएल टारगेट याद रखेंगे, एएनबीसी या सीओबी का 40% ले लो, हायर ले लो उसका 40%। और सीओबी होता है हमारा जो भी नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है उसका क्रेडिट इक्विवेलेंट होता है। अब दोस्तों अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों नॉन कॉर्पोरेट फार्मर। तो कॉर्पोरेट कंपनी बनने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम इंडियन फार्मर इसी कैटेगरी में आते हैं, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर में बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों देखिए, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर का सिंपल मतलब है कि वो फार्मर जो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट इसीलिए लिखा है। कुछ ऐसे फार्मर होते हैं ना हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी, मतलब है वो फार्मर जो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, यानी नॉर्मल इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप जो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें नॉन कॉर्पोरेट फार्मर बोलते हैं। तो यानी कि नॉर्मल इंडिविजुअल बोलते हैं या स्मॉल ग्रुप बोले वही होते हैं हमारे। तो जैसे मान लीजिए कि हम बात करें इंडिविजुअल फार्मर की, इंडिविजुअल फार्मर में कौन आता है, जैसे स्मॉल फार्मर हो गए, मार्जिनल फार्मर हो गए, ये वो लोग हैं जिनका लैंड होल्डिंग छोटा होता है और मैक्सिमम पीएसएल बेनिफिट इन्हीं को मिलते हैं, राइट। तो ये वो लोग होते हैं दोस्तों जिनका लैंड होल्डिंग काफी स्मॉल होता है और मैक्सिमम पीएसएल बेनिफिट इन्हीं को मिलता है। किसको मिलता है, इंडिविजुअल फार्मर को पीएसएल बेनिफिट मिलता है। फिर आते हैं हमारे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ फार्मर। अगर कोई फार्मर अपने नाम पे स्मॉल प्रोप्राइटरशिप चलाता हो और वो एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटी करता हो, जैसे कि आपका डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो ये भी नॉन कॉर्पोरेट फार्मर की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो इंडिविजुअल फार्मर हो गया, इंडिविजुअल फार्मर में आपको स्मॉल फार्मर बताया, मार्जिनल फार्मर बताया, जिनका लैंड होल्डिंग बहुत छोटा है और मैक्सिमम पीएसएल बेनिफिट इन्हीं को मिलता है। फिर आपको बताया प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ फार्मर, यानी कि दोस्तों कोई फार्मर अपने नाम पे स्मॉल प्रोप्राइटरशिप चलाता हो और वो एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटी करता हो, ठीक है, तो वो भी हमारे प्रोप्राइटर्स में आते हैं। फिर आता है कि हमारा एसजीडी और एसजीडी और जेएलजी,
तो इसके अंदर आते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप देख सकते हैं शॉर्ट में लिखा हुआ है एसएचजी, मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। जेएलजी मतलब होता है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप। यह बेसिकली फार्मर का एक छोटा सा ग्रुप होता है दोस्तों, राइट, वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मर जो मिलकर काम करता है। कंपनी नहीं होती, इसलिए नॉन कॉर्पोरेट फार्मर कैटेगरी में काउंट होता है। तो तीन कैटेगरी अभी बताया, एक तो एसएचजी जेएलजी, एक आपको बताया कि नॉन कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल फार्मर, और एक बताया आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ फार्मर। इसके बाद आता है दोस्तों ऑन लैंडिंग। ऑन लैंडिंग का मतलब होता है कि बैंक डायरेक्टली फार्मर को लोन ना देकर पहले किसी इंटरमीडिएटरी यानी बीच वाले को लोन देता है, राइट। तो ऑन लैंडिंग में क्या होता है दोस्तों कि लोन गिवन बाय बैंक टू एलिजिबल इंटरमीडिएटरी। देखिए बैंक क्या करती है, ऑन लैंडिंग का सिंपल मतलब है कि बैंक जो है डायरेक्टली फार्मर को लोन नहीं देती है। बैंक डू नॉट गिव लोन टू द फार्मर डायरेक्टली, लेकिन वो क्या करती है, बैंक क्या करती है, इंटरमीडिएटरी को लोन देती है, राइट। इंटरमीडिएट को यानी बीच वाले को लोन देती है, राइट। तो अब यही इसी को हम लोग बोलते हैं, बैंक डायरेक्टली फार्मर को लोन ना देकर किसी इंटरमीडिएटरी को लोन देती है, दैट इज कॉल्ड ऑन लैंडिंग। अब सवाल है कि कब ऑन लैंडिंग पीएसएल के अंदर, देखिए ऑन लैंडिंग का मीनिंग तो मैंने बता दिया कि बैंक डायरेक्टली फार्मर को लोन नहीं दे रही है, बैंक बीच वाले को लोन दे रही है, उस बीच वाले को हम लोग बोलते हैं एलिजिबल इंटरमीडिएटरी। देखिए दोस्तों सब तरह के ऑन लैंडिंग जो होते हैं वो पीएसएल में नहीं आते हैं, कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं, आइए इसको देखते हैं। तो व्हेन इज ऑन लैंडिंग एलिजिबल फॉर पीएसएल, कब ऑन लैंडिंग पीएसएल के अंदर काउंट होता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, जो फंड लैंडिंग पीएसएल के लिए एलिजिबल होता है, लिखा है ना, दे आर यूज फॉर क्रिएटिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर एसेट, पहला पॉइंट। और दूसरा लिखा है कि वो फंड हमेशा पीएसएल एक्टिविटी में ही डिप्लॉयड रहने चाहिए, द फंड मस्ट रिमेन डिप्लॉयड इन सच पीएसएल एक्टिविटी। तो दो चीज बताया, ऑन लैंडिंग पीएसएल के अंदर दो कंडीशन में काउंट होता है। पहला कंडीशन बताया कि जो भी आपने फंड दिए हैं वो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर एसेट बनाने में यूज होना चाहिए, दे आर यूज फॉर क्रिएशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एसेट ओनली। और दूसरा कंडीशन देखा हमने कि फंड जो है हमेशा पीएसएल एक्टिविटी में ही डिप्लॉयड होने चाहिए। सिंपल वर्ड में बोले तो देखिए बैंक देता है इंटरमीडिएटरी को, इंटरमीडिएटरी जाता है फार्मर को, और फार्मर को दिया गया है केवल प्रायोरिटी एसेट के लिए ही, ठीक है। तो अगर बीच में फंड पीएसएल यूज से हट गया तो पीएसएल क्रेडिट नहीं मिलेगा, है ना। फंड का यूज किसी और पर्पज के लिए होने लगा तो पीएसएल क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपने प्रायोरिटी सेक्टर एसेट क्रिएट करने के लिए वो फंड दिया है, तब वो पीएसएल माना जाएगा, और फंड को ऐसे पीएसएल में ही लगाए रखा है तभी वो पीएसएल के लिए माना जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों हमने दो तीन चीजें सीखी। देखिए नॉन कॉर्पोरेट फार्मर में तीन चीजें आती है, एक तो इंडिविजुअल फार्मर आएंगे, एक प्रोप्राइटरशिप आएंगे, और एक जेएलजी और एसएचजी आएंगे। एक्चुअली ये एसएचजी होगा, राइट। और फिर मैंने ऑन लैंडिंग बताया कि बैंक का पैसा इंटरमीडिएटरी के थ्रू फार्मर तक, लेकिन केवल पीएसएल एसेट के लिए, बट रिमेन इन पीएसएल यूज, ठीक है। तो अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसपे दोस्तों न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं आपके प्रमोशन एग्जामिनेशन में कि एक्चुअली पीएसएल एएनबीसी निकालते कैसे हैं, क्योंकि जब तक एएनबीसी नहीं निकालना सीखेंगे तो पीएसएल नहीं निकलेगा, तभी ना 40% लीजिएगा तो आपका पीएसएल आएगा। देखिए पीएसएल टारगेट का एक्चुअल बेस कैसे निकलता है, एएनबीसी सुनते ही नाम टफ लगता है, लेकिन आज हम एकदम सिंपल भाषा में इसको क्रैक करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट विद द बैंक क्रेडिट इन इंडिया। स्टार्ट करना है बैंक क्रेडिट इन इंडिया, मतलब कि आइटम नंबर 1 यही है, एएनबीसी कैलकुलेशन, यहीं से एएनबीसी का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, बैंक क्रेडिट इन इंडिया। फिर क्या करना है, जो बिल रीडिस्काउंटेड है वो माइनस कर दीजिए। अगर बैंक ने कोई बिल रीडिस्काउंट किए हैं आरबीआई या अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ तो उनको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। बैंक ने बिल रीडिस्काउंट किया आरबीआई के साथ या अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, इसको माइनस कर दीजिए, राइट। तो उनको माइनस कर देते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है आइटम 1 माइनस आइटम 2। फिर से बता दो दोस्तों, बैंक क्रेडिट आइटम 1 है, बिल रीडिस्काउंटेड आइटम 2 है, तो जो हमारा एनबीसी मिलेगा, नेट बैंक क्रेडिट मिलेगा, राइट, उसको होता है आइटम 1 माइनस आइटम 2, यानी बैंक क्रेडिट इन इंडिया माइनस बिल रीडिस्काउंटेड, दैट इज योर नेट बैंक क्रेडिट। अब स्टेप नंबर 3 आता है दोस्तों कि पीएसएल रिलेटेड एडजस्टमेंट करें। क्या करें दोस्तों, प्रायोरिटी सेक्टर रिलेटेड, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिलेटेड जो हमारा एडजस्टमेंट है वो हमें करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एएनबीसी बनाने के लिए कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं, कुछ चीजें माइनस करनी होती हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आरआईडीएफ, आपको पता होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जो डिपॉजिट हो रहा है और जो रिलेटेड फंड में डिपॉजिट हो रहा है, आपको पता होगा दोस्तों कि अगर बैंक पीएसएल टारगेट अचीव नहीं करता है तो उसको आरआईडीएफ, नबार्ड, एनएचबी, सिडबी, मुद्रा जैसे फंड में डिपॉजिट करना पड़ता है, समझे, नबार्ड में, एनएचबी में, सिडबी, मुद्रा में, क्योंकि उसने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो टारगेट था उसको फुलफिल नहीं किया, तो बैंक को डिपॉजिट करना पड़ेगा इस जगह पे। तो ये डिपॉजिट ऐड हो जाता है, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो पीएसएल के लिए बन दिया गया है। तो सबसे पहले हमने बैंक क्रेडिट को दिया, उसमें जो बिल रीडिस्काउंटेड था आरबीआई के पास उसको माइनस किया, उसमें हमने एलिजिबल डिपॉजिट एंड एडजस्टमेंट को ऐड किया, जिसके अंदर एक तो आता है हमारा आरआईडीएफ वाला,
और क्या आता है दोस्तों, और आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, हाउसिंग बॉन्ड्स। तो इसका ये माइनस करना है, यानी देखिए बैंक को कुछ लॉन्ग टर्म इंफ्रा और अफोर्डेबल हाउसिंग बॉन्ड इशू करने पर एग्जाम्पशंस मिलता है, राइट। तो यदि बैंक जो है ना बेसिकली यदि क्या करती है कि लॉन्ग टर्म इंफ्रा और अफोर्डेबल हाउसिंग बॉन्ड इशू करती है, क्या इशू कर रही है जी, बॉन्ड इशू कर रही है। किस तरह का बॉन्ड, हाउसिंग बॉन्ड या लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो यदि ये इशू करती है तो एग्जाम्पशन बैंक को मिलता है, तो इसको हम लोग जो एलिजिबल अमाउंट है ना उसको माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमने आइटम 4 को जोड़ा था, जो हमने बेसिकली इनको जो आरआईडीएफ के अंदर डिपॉजिट मिला था, इस सबको ऐड किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इनका जो बॉन्ड इशू कर रही है उसको माइनस कर रहे हैं, राइट, इसलिए लिखा है माइनस आइटम 5। फिर लिखा है एफसीएनआरबी और एनआरई डिपॉजिट। तो अगर बैंक ने इंक्रीमेंटल एफसीएनआर या एनआरई डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन दिए हैं तो वो सीआरआर एसएलआर से एग्जम्प्ट हो जाते हैं, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट, तो वो भी माइनस हो जाता है। फिर आता है रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। तो देखिए ये भी माइनस करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड देती है, बैंक उनमें इन्वेस्ट करते हैं, इन इन्वेस्टमेंट को भी माइनस कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू करती है, और कौन निवेश करता है उन बॉन्ड में, तो ऑब्वियसली बैंक इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड। बैंक जो है वो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, तो उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर आता है अदर प्रायोरिटी सेक्टर इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए कि जैसे सिक्योरिटाइज एसेट जो पीएसएल के लिए एलिजिबल है, कुछ ऐसे सिक्योरिटाइज एसेट हैं जो पीएसएल के लिए एलिजिबल है, तो वो आइटम ऐड हो जाते हैं, राइट। तो यही है, ऐड और माइनस का खेला है। और लास्ट में आता है दोस्तों बॉन्ड डिवेंचर इन नॉन एसएलआर अंडर हेल्ड टू मैच्योरिटी। जो नॉन एसएलआर बॉन्ड है, जो नॉन एसएलआर डिवेंचर है, बैंक ने एसटीएम कैटेगरी में रखे हैं, वो ऐड हो जाएगा, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या ऐड हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, पूरा खेल यही है। पहले हमने बैंक क्रेडिट से स्टार्ट किया, उसमें से जो बिल रीडिस्काउंटेड था आरबीआई के साथ वो माइनस किया, उसमें से जो हमने आरआईडीएफ में डिपॉजिट किया है, रिलेटेड फंड में डिपॉजिट किया है, वो ऐड किया। फिर हमने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या अफोर्डेबल हाउसिंग लोन बॉन्ड में जो एलिजिबल अमाउंट है, एग्जाम्पशन मिलता है, वो माइनस किया। फिर हमने जो एडवांस लिया है इंक्रीमेंटल एफसीएनआरबी के अगेंस्ट, वो माइनस किया। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में जो बैंक ने इन्वेस्ट करती है वो माइनस करा। फिर हमने अदर प्रायोरिटी सेक्टर इन्वेस्टमेंट देखा, राइट, उसको ऐड किया। तो ये सब चीज है, फाइनल वैल्यू मिलता है। अच्छा, अब देखिए एक जो हमारे यूसीबी होते हैं, यूसीबी जो होते हैं उसके लिए एक स्पेशल रूल है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। अगर कोई यूसीबी है तो 30 अगस्त 2007 के बाद से उनके नॉन एसएलआर एसटीएम इन्वेस्टमेंट भी ऐड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि जो नॉन एसएलआर एसटीएम इन्वेस्टमेंट था सबसे लास्ट में, राइट, वो भी ऐड किया हुआ, तो यूसीबी के लिए भी ऐड किया जाता है। तो जो फाइनल एएनबीसी का फॉर्मूला आएगा यूसीबी को छोड़कर 3 + 4 -5 -6 -7 +8 +9, तो 8 9 क्या है जी, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, ठीक है। और यूसीबी के लिए 3 + 4 -6 +7 आता है। तो कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या आएगा, 3 + 4, राइट। तो देखिए सिंपल सी बात है, 3 + 4 मतलब यही हुआ दोस्तों, यहां से जो बताया आपको कि देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एनबीसी से स्टार्ट करना है, नेट बैंक क्रेडिट इंडिया से स्टार्ट करना है, एनबीसी निकालना है। एनबीसी में जो भी आपका आरआईडीएफ वगैरह में डिपॉजिट है वो आप उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद जितना भी आपका 3 तरह का इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में किया हो, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में किया हो, एडवांस दिया हो इंक्रीमेंटल सीआरआर एसएलआर में, सबको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये जो -3 दिख रहा है ना आपको, 7 से 6 7 8, वो यही है। और फिर क्या करना है दोस्तों, जो आपने अदर प्रायोरिटी सेक्टर इन्वेस्टमेंट किया वो जोड़ दीजिए, और जो बॉन्ड्स डिवेंचर नॉन एसएलआर अंडर एसटीएम है वो ऐड कर दीजिए। बस इतना करने पे आपको एनबीसी मिल जाता है। और यदि यूसीबी होते हैं तो उसमें केवल आपको क्या करना है कि एनबी शुरू में जो ऐड किया था आपने वो ऐड करना है, राइट। और उसके बाद -6 +10। तो दोस्तों याद रखेंगे एएनबीसी का सिंपल सा फॉर्मूला है, एनबीसी ले लो, नेट बैंक क्रेडिट ले लो, प्लस पीएसएल। तो पीएसएल यदि है तो जोड़ो, और रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो सब्ट्रैक्ट करो। जितना भी एडजस्टमेंट हमने किया है सबको हमने माइनस किया है, और जितना भी पीएसएल है सबको ऐड किया है, राइट। सिंपल सी बात है, जो पीएसएल को सपोर्ट करने वाली चीज है उनको जोड़ो। जैसे आपने मान लीजिए आरआईडीएफ में डिपॉजिट किया, तो आरआईडीएफ तो पीएसएल को सपोर्ट करेगा ना, इसको ऐड कर देंगे। हाँ, लेकिन जो हमारा रिलेटेड एडजस्टमेंट है, जो एग्जाम्पशन है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, वो माइनस करो। बस ये ध्यान रखना, आपके सामने आइटम दिए रहेंगे, आपको ये पहचानना है कि ये जो आइटम है ये पीएसएल को बढ़ाने में काम कर रहा है या गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह काम कर रहा है। यदि पीएसएल को बढ़ा रहा है तो जोड़ दीजिए, और यदि घटा रहा है तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह काम कर रहा है तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। प्लीज इस रूल को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार और इसको आप देख सकते हैं, स्टार्ट विद बैंक क्रेडिट इन इंडिया, फिर जो बिल रीडिस्काउंटेड है वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। देखिए बैंक क्रेडिट का मतलब यही होता है कि बैंक ने इंडिया के अंदर टोटल कितना लोन दिया है, ये पहला नंबर है।
और बिल रीडिस्काउंटेड का मतलब यही होता है दोस्तों, थोड़ा मीनिंग भी समझ लीजिए। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि अगर बैंक ने कुछ बिल रीडिस्काउंट किए आरबीआई या अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो वो अमाउंट माइनस कर देते हैं। मान लीजिए बैंक ने कुछ बिल रीडिस्काउंट किया, तो वो अमाउंट हम माइनस कर देते हैं आरबीआई के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ से रियल एडजस्टमेंट स्टार्ट होता है। फिर जो हमारे पीएसएल सपोर्टिव आइटम होते हैं उसको ऐड कर दो, जैसे कि आरआईडीएफ एंड एलिजिबल फंड हो गया, पीएसएल सपोर्ट करते हैं, ऐड कर दिया हमने, नाबार्ड, एनएसबी, राइट। फिर हमें और कुछ और भी हमारे पीएसएल इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसको पीएसएल मान सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटाइज एसेट होते हैं, तो वो भी ऐड कर दीजिए। फिर हमारे नॉन एसएलआर बॉन्ड या डिवेंचर अंडर एसटीएम कैटेगरी होते हैं, राइट। अगर बैंक के पास नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट एसटीएम कैटेगरी में है, तो ये भी पीएसएल रिलेटेड बेनिफिशियल आइटम समझे जाते हैं, तो इसे भी ऐड कर दीजिए। तो हमने ऐड वाला पोर्शन देख लिया, यानी जितने भी चीज पीएसएल को सपोर्ट कर रहे हैं सबको जोड़ दीजिए आपके एनबीसी में। और एनबीसी कैसे निकाला हमने, जो भी हमारा बैंक क्रेडिट था उसमें से बिल डिस्काउंटेड माइनस किया तो एनबीसी मिला। अब आता है क्या माइनस करें, तो सब्ट्रैक्ट क्या करना है कि जितने भी एग्जम्पशन अमाउंट है यह सब अमाउंट माइनस होते हैं, क्योंकि आरबीआई ने इनके लिए एग्जम्पशन अलॉ की होती है। जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड का एग्जम्पशन है, तो बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बॉन्ड इशू करती है, तो ये एलिजिबल अमाउंट माइनस हो जाता है। फिर और क्या माइनस होता है कि आप मान लीजिए कि जो हमारा एडवांस दिया जाता है इंक्रीमेंटल एफसीएन और एनआरडी डिपॉजिट में, तो इसको भी डिडक्ट कर लेते हैं। तो बैंक क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो लोन होते हैं सीआरआर एसएलआर के लिए जैसे एग्जम्प्टेड होते हैं, इसलिए ये भी माइनस हो जाएंगे। फिर हमारे कुछ रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड होते हैं, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड सरकार का होता है, बैंक निवेश करती है, राइट, तो ये इन्वेस्टमेंट भी माइनस हो जाता है। तो फाइनल जो हमारा एनबीसी का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, एनबीसी इज इक्वल टू बैंक क्रेडिट प्लस माइनस पीएसएल एडजस्टमेंट प्लस जो भी हमारे पीएसएल सपोर्टिव आइटम होते हैं वो जोड़ देंगे, और जो भी हमारे आइटम्स होते हैं आरबीआई जो भी हमारे आरबीआई एग्जाम्पशंस होते हैं, आइटम्स विद आरबीआई एग्जाम्पशंस, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो आई होप ये याद रहेगा, राइट, आई होप ये याद रहेगा। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन एप्लीकेबल टू विच बैंक। प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन जो है कौन से बैंक में एप्लीकेबल होते हैं, आइए समझते हैं। यस, तो देखिए दोस्तों इसमें कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले पीएसएल रूल बनाता कौन है, तो आरबीआई बनाता है, राइट। आरबीआई डिसाइड करता है कि देखो पीएसएल होता क्या है, कौन कौन कैटेगरी पीएसएल के अंदर आती है, हर बैंक को कितना % लोन प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है, ये सब चीज आरबीआई डिसाइड करती है, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि पीएसएल कितना है, टारगेट कितना है प्रत्येक बैंक के लिए, एलिजिबल कैटेगरीज कौन कौन से हैं, राइट। सिंपल लैंग्वेज में बोले आरबीआई रूल बनाता है, बैंक उसे फॉलो करती है। अब पीएसएल गाइडलाइन जो है किन किन बैंक पे अप्लाई होती है, एक तो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक के अंदर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, जिनके इंडिया में 20 से ज्यादा ब्रांचेज है, ये सब आते हैं, इन सबको पीएसएल रूल फॉलो करना मैंडेटरी है। फिर कौन आते हैं दोस्तों, फॉरेन बैंक आते हैं जिनके 20 से कम ब्रांचेज हैं, देख सकते हैं आप, फॉरेन बैंक आएंगे जिनके 20 से कम ब्रांचेज हैं, उनके लिए सेपरेट टारगेट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएसएल गाइडलाइन उनपे भी अप्लाई होता है, सेपरेट पीएसएल नॉट अप्लाई बट पीएसएल गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल हियर आल्सो। फिर आरआरबीज आते हैं, आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक, ये रूरल एरिया में काम करते हैं, इसलिए पीएसएल उनके लिए भी मैंडेटरी है। फिर एसएफबी आते हैं, हमारे एसएफबी होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, इन बैंक का मेन फोकस होता है स्मॉल बॉरोवर, स्मॉल बिजनेस, इसीलिए पीएसएल फॉलो करना इनके लिए भी 100% कंपलसरी है। फिर आते हैं हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यूसीबी को भी पीएसएल फॉलो करना पड़ता है, हाँ एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शन है, सैलरी अर्नर बैंक को छोड़ दिया जाए, ये पीएसएल से एग्जम्प्टेड होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, कमर्शियल बैंक के लिए एलिजिबल है, राइट, और फॉरेन बैंक आते हैं सभी के सभी, आरआरबी आते हैं, एसएफबी आते हैं, यूसीबी आते हैं। एवरी बैंक हैज टू फॉलो द पीएसएल टारगेट, ठीक है। अब दोस्तों अब पीएसएल को किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मेन कैटेगरी कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 8 मेजर कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आता है रिटेल यानी कि छोटे छोटे लोन होते हैं जो इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। अब इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है एजुकेशन लोन और एक होता है हाउसिंग लोन, राइट। मतलब अगर लोन जो है इंडिविजुअल यूज के लिए स्मॉल टिकट है तो रिटेल पीएसएल में आते हैं। तो 2 कैटेगरी आपको बता दिया, एजुकेशन और हाउसिंग रिटेल के अंदर आ गया। फिर तीसरा कैटेगरी आता है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पीएसएल का बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है एग्रीकल्चर को, ठीक है। यानी उन सारे फार्मर को कवर करता है जो क्रॉप ग्रो करते हैं या अलाइड एक्टिविटी में जाते हैं,
जैसे कि आपने लोन दिया क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, एलाइड एक्टिविटीज के लिए, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज के लिए, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को दिया। तो ये हमारे हमारे थर्ड कैटेगरी हो गया एग्रीकल्चर। फोर्थ कैटेगरी होते हैं हमारे एमएसएमई। एमएसएमई मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। अब देखिए बिजनेस ओनर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर सब इसमें कवर होते हैं, राइट। बिजनेस ओनर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर ऑल आर कवर्ड। तो ये हमारे एमएसएमई हो गए। फिर आते हैं हमारे एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्टर को दिया गया लोन भी पीएसएल में आता है। मान लीजिए आपने एक्सपोर्टर को लोन दिया है तो वो भी हमारे पीएसएल में आएगा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। अगर एक्सपोर्ट सप्लाई सपोर्ट कर रहा है तो ये पीएसएल में काउंट होता है, राइट। वेदर इट इज गुड्स, whether it is services, right? If it is export, if supporting export, if it support export, right, so that will be count toward PSL. फिर आता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये कैटेगरी सोसाइटी की बेसिक नीड को सपोर्ट करता है। इसके अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के सब कवर होते हैं। तो डेवलपमेंट फॉर पीपल मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब ये होता है सिंपल, क्या, डेवलपमेंट फॉर पीपल। डेवलपमेंट फॉर पीपल का मतलब होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर एक आता है रिन्यूएबल एनर्जी, कैटेगरी नंबर 7, यानी दोस्तों इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट को दिया गया लोन भी पीएसएल में आता है। सोलर पावर, विंड एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इसका गोल है। फिर आता है लास्ट कैटेगरी अदर्स, यानी इस कैटेगरी में मिसलेनियस आइटम आते हैं जो पीएसएल के पर्पस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एसएचजी, जेएलजी, लोन टू वीकर सेक्शन, एनी अदर आइटम दैट आरबीआई नोटिफाई। मतलब जो बचा हुआ पीएसएल कंटेंट है वो अदर में फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा, रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बता दिया मैंने कि स्कूल, हॉस्पिटल, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन सिस्टम। कभी कभी डायरेक्टली सवाल देता है कि इनमें से कौन सा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। याद रखेंगे, हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। स्कूल, हॉस्पिटल, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, दिस ऑल कम्स अंडर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। रिन्यूएबल एनर्जी, और फिर आता है अदर्स, ठीक है। अदर्स में क्या क्या आता है, एसएचजी, जेएलजी, वीकर सेक्शन, एनी अदर आइटम दैट आरबीआई नोटिफाई, ये सब अदर्स में डाल देते हैं। तो हमने सीखा दोस्तों कि पीएसएल के 8 कैटेगरीज होते हैं, आरबीआई ने डिफाइन किया है, रिटेल, एग्री, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल, अदर्स। चलिए अब अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, टोटल पीएसएल टारगेट अंडर आरबीआई गाइडलाइन। तो दोस्तों पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टोटल टारगेट हर बैंक के लिए सेम नहीं होता। आरबीआई बैंक टाइप के हिसाब से डिफरेंट परसेंटेज टारगेट सेट करती है, राइट। तो वो देखिए, डिफरेंट बैंक डिफरेंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट। तो दोस्तों आपको यदि इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है बैंक प्रमोशन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। हमारा एक कोर्स है जनरल बैंकिंग का हमारे ऐप पे, जिसके अंदर आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सुपर इंपॉर्टेंट वे में। चलिए तो दोस्तों पीएसएल टारगेट की बात कर लें तो हर बैंक के लिए सेम नहीं होता है। आरबीआई बैंक टाइप के हिसाब से डिफरेंट परसेंटेज सेट करती है, राइट। तो सबसे पहले पीएसएल टारगेट सेट कौन करता है, पता होना चाहिए कि टारगेट बनाता कौन है। टारगेट बनाता है आरबीआई। पहली बात, आरबीआई डिसाइड करता है कि कौन सा बैंक कितना परसेंटेज पीएसएल करेगा। एएनबीसी या सीओबी में जो हायर हो उस पर टारगेट अप्लाई होता है, आपको पता ही है। टारगेट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द बैंक। फिर दोस्तों बैंक वाइज पीएसएल टारगेट कितना है, तो जैसे देखिए कॉमर्शियल बैंक यदि है, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन बैंक हो, 20 से ज्यादा ब्रांचेज हो, इनका जो टारगेट होता है वो 40% होता है एएनबीसी या सीओबी का, ठीक है, या जिसमें से जो भी ज्यादा हो, इनका पीएसएल टारगेट है। यह सबसे कॉमन टारगेट होता है दोस्तों। ऑलमोस्ट सब मेजर बैंक 40% ही फॉलो करते हैं। फिर आता है फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेज, तो इनका जो पीएसएल टारगेट होता है वो होता है 40% ऑफ एएनबीसी या सीओबी जो भी हायर हो। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखेंगे कि एक्सपोर्ट क्रेडिट में जो है, एक्सपोर्ट क्रेडिट में मिनिमम 32% मैंडेटरी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन ब्रांचेज हैं, फॉरेन बैंक्स हैं जिनके 20 से कम ब्रांचेज हैं विद लेस देन 20 ब्रांचेज, और उनमें एक्सपोर्ट क्रेडिट है, तो उनमें मिनिमम 32% चाहिए। ये एग्जाम का फेवरेट ट्विस्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहां से सवाल आता है, देखिए ये नहीं पूछेगा कि फॉरेन बैंक 20 से कम ब्रांच है तो उनका पीएसएल कितना है, ये पूछेगा कि बताओ 40% तो ठीक है, उसमें से 32% कहां जाएगा, तो 32% जाएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट में कम से कम, ठीक है। आरआरबी की बात कर लें तो आरआरबी का 75% है, और सबसे हाईएस्ट पीएसएल टारगेट है सभी बैंक कैटेगरी में आरआरबी का। तो आरआरबी का काम ही रूरल लैंडिंग है, तो दोस्तों इसीलिए हाईएस्ट है 75%। एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसका भी 75% है एएनबीसी या सीओबी का। देखिए एसएफबी को भी आरआरबी जैसा ही हाई टारगेट दिया गया है। फिर यूसीबी का जो पीएसएल टारगेट है वो 60% है। तो देखिए ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या है कि माइक्रो में 7.5 और वीकर में 12। देखिए लेकिन वीकर में यदि आरआरबी की बात कर ले ना तो आरआरबी में 15 हो जाता है। इन जनरल वीकर सब में 12 है लेकिन आरआरबी में 15 है। जो एक्सेप्शन है उसको अलग अलग से ध्यान रखिए, क्वेश्चन वही बनता है।
ठीक है, माइक्रो के लिए 7.5 याद रखेंगे। और आपको या बाकी तो समझ में आ ही गया होगा, एग्रीकल्चर का 18% होता है, राइट, यहाँ देख सकते हैं आप, पीएसएल टारगेट बताया, माइक्रो का 7.5, बीकर का 12, एग्रीकल्चर का 18। तो ऐसे याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक टेबल भी मैंने बना दिया है आपके लिए। कमर्शियल बैंक का 40%, फॉरेन बैंक का 40%, एक्सपोर्ट में 32%, लेस देन 20 ब्रांच, आरआरबी 75, एसएफबी 75, यूसीबी 60। ठीक है, तो यही चीज है, ध्यान रखना है, 40 40 75 70 60। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट का 32% रूल अलग से याद रखिए। अब दोस्तों सब टारगेट, अभी तो हमने टारगेट की बात की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब टारगेट। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं कि पीएसएल का टोटल टारगेट तो होता ही है, लेकिन उसके अंदर आरबीआई ने कुछ कंपलसरी सब टारगेट भी फिक्स किए हैं। यानी कि 40% पीएसएल है, जैसे ये मान लीजिए कि हमारा 40% है, तो इसके अंदर भी दोस्तों बहुत सारे टारगेट सेट किए हुए हैं, राइट। आइए देखते हैं। तो एग्जाम में इनके परसेंटेज सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे आपको बोलेगा कि मार्जिनल फार्मर है, राइट, जैसे यहाँ देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मार्जिनल फार्मर है ये, या हमारा स्मॉल फार्मर है, इसका सब टारगेट बता दो। ठीक है, तो मार्जिनल फार्मर या स्मॉल फार्मर का सब टारगेट कितना होगा? तो ये सब टारगेट उन फार्मर को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है जिनके पास जमीन कम होती है। तो कौन कौन एलिजिबल है देख सकते हैं आप। एलिजिबिलिटी यहाँ पे लैंडलेस फार्मर, ओरल लेसी, यानी कि बोल बोलकर की हुई लीज, इसको ओरल लेसी बोलते हैं, लोग ओरल लीज बोलते हैं। टेनेंट फार्मर, ठीक है, ये सब के सब हमारे आते हैं एलिजिबल ग्रुप में, लैंडलेस, ओरल लेसी, टेनेंट फार्मर। ठीक है, फिर आते हैं हमारे एसएचजी, जेएलजी, और कौन होते हैं एफपीओ, एफपीसी, जिनका लैंड होल्डिंग 75% होता है, मिनिमम 75% फार्मर मेंबर होते हैं। सो ये सब हमारे एलिजिबल होते हैं हमारे मार्जिनल फार्मर या स्मॉल फार्मर। मार्जिनल मतलब कि 1 हेक्टेयर तक, स्मॉल मतलब कि 1 से 2 हेक्टेयर। ग्रुप कौन कौन से ग्रुप एलिजिबल है? तो लैंडलेस, ओरल लेसी और टेनेंट फार्मर, और एसएचजी, जेएलजी, एफपीओ, एफपीसी, जिनका लैंड होल्डिंग 75% से ज्यादा है। तो दीज आर द एलिजिबल ग्रुप फॉर मार्जिनल फार्मर एंड स्मॉल फार्मर। प्लीज याद रखेंगे ये सब लिमिट्स को। अब लोन एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एलाइड एक्टिविटी के लिए 2.5 लाख तक के लोन इस 10% टारगेट में काउंट होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि मार्जिनल फार्म। इसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का दोस्तों पीएसएल के अंदर एग्रीकल्चर का बड़ा हिस्सा फिक्स होता है। टोटल एग्रीकल्चर जो है हमारा कितना है दोस्तों? 18% है एएनबीसी का। और यदि नॉन कॉर्पोरेट फार्मर है वो 14% है इनका। मतलब दोस्तों टोटल एग्रीकल्चर जो है उसका जो टारगेट है वो 18% है, उसमें से 14% जो है नॉन कॉर्पोरेट फार्मर के लिए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि नॉन कॉर्पोरेट फार्मर कौन कौन होते हैं। तो जैसे यहाँ फिर से देख लीजिए, इसका मतलब हो गया हमारा स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर, टेनेंट या ओरल लेसी, ठीक है, जेएलजी, एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी, जिनके पास 75% मिनिमम फार्मर नंबर होते हैं, राइट। तो ये सब के सब हमारे नॉन कॉर्पोरेट फार्मर में आते हैं। प्लीज रिमेंबर द कैटेगरी। ठीक है, कौन कौन इंक्लूडेड है? एसएफएमएफ, टेनेंट, एसएचजी, जेएलजी, एफपीओ, एफपीसी, राइट। इसको ऐसे सोचिए, एग्री का टोटल है हमारा 18%, नॉन कॉर्पोरेट एग्री है हमारा 14%, माइक्रो में 7.5% का दिया है। तो यह माइक्रो एंटरप्राइज में, तो यह टारगेट स्पेसिफिकली माइक्रो यूनिट्स के लिए सेट है। तो कमर्शियल बैंक हो गए, फॉरेन बैंक हो गए, 20 से ज्यादा ब्रांच है, उनके लिए माइक्रो एंटरप्राइज का टारगेट है 7.5%। तो माइक्रो मतलब मिनिमम 7.5%, ऐसे याद रखिए। और एमएसएमई का जो प्रायोरिटी है, एक रिमाइंडर पॉइंट है, एमएसएमई पीएसएल के लिए अंदर के, मतलब एमएसएमई पीएसएल के अंदर आएगा, ये रिमाइंडर पॉइंट है। और प्रायोरिटी का पार्ट होता है पता है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विसेज, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम सब कुछ आते हैं। देयर ऑल आर कवर्ड अंडर द ओवरऑल एमएसएमई पीएसएल कैटेगरी। एजुकेशन की बात कर लें तो अगर एजुकेशन लोन 25 लाख तक का है तो वो भी पीएसएल में क्वालिफाई करता है, चाहे भारत में स्टडी किया हो या अब्रोड में स्टडी किया हो। तो एजुकेशन लोन कितने तक? 25 लाख तक। वीकर सेक्शन में हमारा 12% है। ये सब मिक्स कैटेगरी होते हैं, सब वनरेबल लोग इसमें कवर होते हैं वीकर सेक्शन में, जैसे स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, एससी, एसटी। तो फ्रेंड्स वीकर सेक्शन सबसे मिक्स कैटेगरी होता है, सब वनरेबल लोग इसमें कवर होते हैं। जैसे कि इसमें अपना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हो गए, फिर अपने एससी, एसटी हो गए, डीआईआर की बेनिफिशियरी हो गए, राइट। फिर हमारे जेएसएचजी, जेएलजी भी इसमें आते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। फिर गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम जैसे एनआरएलएम, एनयूएलएम, एसआरएमएस, माइनॉरिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, डिस्ट्रेस फार्मर, राइट, जो कि मनी लेंडर, डेप्ट वाले होते हैं। फिर डिस्ट्रेस फार्मर जिनका 1 लाख तक लोन होता है। वुमेन बेनिफिशियरी 2 लाख तक, राइट। और फिर आर्टिसन, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री 2 लाख तक। तो ये सब हमारे वीकर सेक्शन में आते हैं। डायरेक्टली सवाल भी आता है कभी कभी कि वीकर सेक्शन में इनमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा है वो देख लीजिए। स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, एससी, एसटी, डीआईआर बेनिफिशियरी, फिर एसएचजी, जेएलजी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एनआरएलएम, एनयूएलएम, एसआरएमएस, माइनॉरिटी ट्रांसजेंडर, ये रिसेंटली ऐड हुआ है।
ठीक है। और फिर डिस्ट्रेस फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, डिस्ट्रेस पर्सन अप टू 1 लाख लोन, फिर वुमेन बेनिफिशियरी अप टू 2 लाख लोन। और ये 2 लाख जो है यूसीबी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता दोस्तों। और आर्टिसन और विलेज कॉटेज इंडस्ट्री अप टू 2 लाख। तो ये सब हमारे वीकर 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 सेक्शन में आता है, प्लीज रिमेम्बर इट। ठीक है। अब दोस्तों एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात कर ले तो ये तो वीकर का समझ में आ गया, 12% है। एक्सपोर्ट क्रेडिट का जो सब लिमिट है वो है इंक्रीमेंटल 2% ऑफ एएनबीसी। कितना है? इंक्रीमेंटल 2% ऑफ एएनबीसी। सैंक्शन लिमिट होता है अप टू 50 करोड़। तो यह स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को प्रमोट करने के लिए दिया गया है। राइट। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? कि हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होते हैं ना, राइट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो होता है इसको ईओयू बोलते हैं। राइट। ईओयू को प्रमोट करने के लिए, ईओयू को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया जाता है। तो दोस्तों अब अभी तक जो हमने देखा उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। एमएफ और एसएफ, मार्जिनल फार्मर स्मॉल फार्मर 10%, एग्रीकल्चर 18%, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर 14%, माइक्रो 7.5%, वीकर 12%, एक्सपोर्ट क्रेडिट 2। एक्सपोर्ट क्रेडिट में 2% इंक्रीमेंटल बेसिस पे। राइट। तो ये याद रखेंगे टारगेट को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के सब टारगेट में फॉरेन बैंक की। तो यदि हम बात करें फॉरेन बैंक की जिनके 20 से कम ब्रांचेज है, सबसे इजी कैटेगरी है क्योंकि इनके पास ऑलमोस्ट कोई सब टारगेट होता ही नहीं है। ठीक है। इनके पास कोई सब टारगेट नहीं है, रिटेल का, एग्रीकल्चर का, एमएसएमई का या वीकर का कोई सब टारगेट नहीं है। मतलब इन सब के रिक्वायरमेंट जीरो है, सिर्फ एक ही टारगेट इनके पास है। वो क्या है कि इनका जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है वो 32% होगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांचेज हैं तो उनका केवल एक्सपोर्ट है, इनको केवल एक्सपोर्ट क्रेडिट है। वो भी कितना है एक्सपोर्ट क्रेडिट? 32% है। ठीक है। बाकी सब नन, बस बस एक्सपोर्ट याद रखिएगा। ठीक है। अब दोस्तों आरआरबी की बात कर ले तो आरआरबी का जो पीएसएल फोकस होता है वो रूरल लैंडिंग पे होता है, इसलिए इनका टारगेट थोड़ा सा हैवी होता है। ठीक है। इनका जो है थोड़ा सा हैवी टारगेट है क्योंकि इनका फोकस ही क्या है, हमारा रूरल लैंडिंग पे फोकस है। राइट। तो इनका जो ओवरऑल पीएसएल होता है वो एएनबीसी या सीओबी का 75% होता है। यहाँ देखिए लिखा गया है 75%, जो भी हायर है। और सब टारगेट की बात कर ले तो एग्रीकल्चर में 18% एएनसी का, हमारे जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर होते हैं इनका 14%, एमएसएफ और एसएफ का 10%। राइट। तो ये सब टारगेट है। एग्रीकल्चर 18, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर 14, ये एमएसएफ एमएफ और एसएफ 10%। फिर एमएसएमई का प्रायोरिटी देख लीजिए तो माइक्रो एंटरप्राइज 7.5, वीकर सेक्शन 15। ठीक है। और नो रिटेल टारगेट, मतलब कि आरआरबी के लिए एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन के लिए सेपरेट टारगेट नहीं होता। तो हम लोग अभी आरआरबी की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर वही 18 है, एनसीएफ वही 14 है, मार्जिनल फार्मर स्मॉल फार्मर 10% है, लेकिन अलग से नहीं है, इसी का पार्ट है। राइट। और एमएसएमई का बता दिया माइक्रो 7.5, वीकर बस वीकर देख लीजिएगा 15 है। बाकी केस में वीकर 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 15 है आरआरबी में, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है। तो आरआरबी का 18% एग्री, 15% वीकर, 7.5% माइक्रो। ठीक है। कोई इनके लिए एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन के लिए सेपरेट टारगेट नहीं है। एसएफबी की बात कर ले, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, यह बैंक छोटे बोरोवर को सर्व करते हैं, इसलिए टारगेट आरआरबी के सिमिलर होता है, बस एक डिफरेंस होता है। तो वही है, टोटल जो ओवरऑल पीएसएल है वो एएनबीसी सीओबी का 75% है। सब टारगेट में एग्रीकल्चर 18, एनसीएफ 14, मार्जिनल फार्मर स्मॉल फार्मर 10, और एमएसएमई में क्या है कि माइक्रो को 7.5, वीकर को 12। ठीक है। यहीं पे डिफरेंस आता है। आरआरबी में जो वीकर है 15% मिलता है। अभी आपने देखा ना, आरआरबी के जो वीकर सेक्शन है इनको 15% ऑफ एनबीसी या सीओबी विचेवर इज हायर मिलता है, लेकिन जो हमारे एसएफबी हैं इनके जो वीकर है इनको 12% मिलता है। आरआरबी जैसा ही है, बस वीकर को 12% देना है, बस ये ध्यान रखना है। यूसीबी की बात कर लें। राइट। तो यूसीबी का पीएसएल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेसिक होता है। राइट। तो सबसे पहले देखिए पीएसएल स्ट्रक्चर कितना है यूसीबी का, 60% ऑफ एनबीसी या सीओबी। एक्चुअली क्या था, ये ग्लाइड पाथ था, मतलब सीधा 60% नहीं किया गया, धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के 60% किया गया। ठीक है। और सब टारगेट में वही, माइक्रो का 7.5, वीकर का 12, और एग्रीकल्चर का कोई मैंडेटरी 18% टारगेट नहीं है। राइट। तो दोस्तों यही चीज यहाँ पे देखिए, इस पार्टिकुलर साइड बाय साइड कंपैरिजन टेबल है, क्विक कंपैरिजन टेबल है। फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांच, सब में क्रॉस क्रॉस कटा हुआ है। फार्म क्रेडिट में जो पार्ट भी आता है दोस्तों, इसमें क्या क्या आता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली इसमें लोन दिए जाते हैं बड़े लेवल के एंटिटीज को। राइट। फॉर लार्जर एंटिटी, लोन गिवन फॉर लार्जर एंटिटी, फार्म क्रेडिट पार्ट बी में, मतलब जो फार्मिंग या अलाइड एक्टिविटी डायरेक्टली करते हैं लेकिन लार्ज स्केल पर करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि लार्ज एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो फार्मिंग या अलाइड एक्टिविटी करते हैं, दोज हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी बट एट लार्ज लेवल।
राइट। तो ये हमारा पार्ट बी में आता है, मतलब कि बड़े लेवल के एंटिटी को लोन दिया जाता है जो फार्मिंग एलाइड एक्टिविटी डायरेक्टली करते हैं लार्ज लेवल पर। तो कौन कौन कवर होता है पार्ट बी में, देख सकते हैं आप। लोन टू द फॉलोइंग, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ फार्मर, कॉर्पोरेट फार्मर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द फार्मर। कंडीशन क्या है कि सभी एंटिटी सीधा एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो जितने भी एंटिटीज है दोस्तों, वो सीधा का सीधा एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो ये हमारा कहलाता है पार्ट बी में कवर होते हैं। राइट, फॉर पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट फार्मर, एफपीओ, एफपीसी, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द फार्मर, ऑल मस्ट बी डायरेक्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी। कैटेगरी ए की बात कर लें तो कैटेगरी ए होता है हमारा जनरल एग्रीकल्चर लोन। राइट, क्या होता है कैटेगरी ए? जनरल एग्री लोन होता है। तो इसमें जो लोन लिमिट होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 4 करोड़, अप टू 4 करोड़ लोन लिमिट है। यहाँ पर हर एंटिटी को मैक्सिमम 4 करोड़ तक लोन मिल सकता है। इसमें जो किन किन काम के लिए लोन मिलता है, तो जो हमारा क्रॉप लोन है, हॉर्टिकल्चर है, प्लांटेशन है, राइट, फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, बेसिकली खेती से रिलेटेड डेली ऑपरेशन के लिए। और एक होता है, ये तो हमने आपको बता दिया कि 4 करोड़ तक का लोन होता है, हर एंटिटी को मैक्सिमम 4 करोड़ तक लोन मिलता है, क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन के लिए मिलता है। और एक होता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन, जिसमें दोस्तों एग्रीकल्चर मशीनरी, इम्प्लीमेंट, लिखा है ना, एग्रीकल्चर मशीनरी, इम्प्लीमेंट परचेज, फार्म डेवलपमेंट, एलाइड एक्टिविटी, ये सब आते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एग्री लोन में। फिर आता है हमारा प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी, जैसे कि आपका स्प्रेइंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, दीज आर कॉल्ड प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी। तो इन सब एक्टिविटीज का जो टोटल लोन है 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने मीडियम टर्म बताया और आपको लॉन्ग टर्म एग्री लोन बताया, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, मशीनरी, डेवलपमेंट एक्टिविटी, दिस कम्स अंडर मीडियम। और फिर हमने अभी देखा कि एक्टिविटी प्रोड्यूस या वेयर हाउस लोन है, तो ये लोन मिलता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्लेस हाइपोथिकेट करके, चाहे वेयर हाउस में रखा हो, चाहे रिसीट हो। ठीक है, मैक्सिमम लोन पीरियड जो होता है वो 12 मंथ का होता है। लोन का लिमिट 4 करोड़ तक का है अगेंस्ट एनडब्ल्यूआर, ईएनडब्ल्यूआर, 2.5 करोड़ तक का है अगेंस्ट अदर वेयर हाउस रिसीट। एनडब्ल्यूआर का मतलब होता है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, ईएनडब्ल्यूआर होता है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। राइट, तो हमने ये देखा कि जो हमारा लोन मिलता है प्रोड्यूस या वेयर हाउस लोन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्लीज या हाइपोथिकेट करके मिलता है, चाहे वेयर हाउस में रखा हो चाहे रिसीट हो। तो कैटेगरी बी की बात कर ली हमने, अब जरा बात कर लेते हैं कैटेगरी सी की। लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगरी नंबर सी। तो कैटेगरी नंबर सी में हमारा आता है लोन टू एफपीओ या एफपीसी। राइट, तो इसमें क्या है कि ये लोन उस एफपीओ या एफपीसी को दिया जाता है जो फार्मिंग एक्टिविटी खुद करते हैं, दे अंडरटेक फार्मिंग एक्टिविटी ऑफ देयर सेल्फ, या जिसका प्रोड्यूस सेलिंग प्राइस पहले से ही डिसाइड होता है बायर के साथ। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा कैटेगरी सी लोन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कमिटी, राइट, तो उनको दिया जाता है जो फार्मिंग एक्टिविटी खुद करते हैं, दे अंडरटेक फार्मिंग एक्टिविटी देमसेल्फ, या जिसका प्रोड्यूस सेलिंग प्राइस पहले से डिसाइड होता है बायर के साथ। इसमें मार्केटिंग और एज्यूड प्राइस दोनों होता है, और इनका जो लोन लिमिट होता है वो 10 करोड़ का होता है। तो ये कैटेगरी सी हो गया हमारा लोन टू एफपीओ एफपीसी। कैटेगरी डी होता है हमारा परचेज ऑफ मेंबर प्रोड्यूस, लोन फॉर परचेजिंग मेंबर प्रोड्यूस। तो यहां भी दोस्तों ये लोन दिया जाता है किसको? कोऑपरेटिव को या एफपीओ एफपीसी को। कब दिया जाता है? जब वो अपने मेंबर फार्मर का प्रोड्यूस खरीदते हैं। प्रोड्यूस एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटी का होना चाहिए। लोन लिमिट जो है 10 करोड़ का है, लोन फॉर परचेजिंग मेंबर प्रोड्यूस। तो दोस्तों यूसीबी के बारे में याद रखिएगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को फार्मर के कोऑपरेटिव को लोन देने की परमिशन नहीं होती। प्लीज ये नोट कर लीजिएगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट परमिटेड टू लैंड टू कोऑपरेटिव ऑफ द फार्मर। यूसीबी को फार्मर के कोऑपरेटिव को लोन देने की परमिशन नहीं होती इस कैटेगरी में। ठीक है, तो हमने क्या सीखा दोस्तों? पार्ट बी बड़े बड़े एंटिटीज होते हैं, जनरल एग्रीकल्चर लोन 4 करोड़, फिर हमारा प्रोड्यूस वेयर हाउस रिसीट 4 करोड़ और 2.5 करोड़, 10 करोड़ है एफपीओ एफपीसी फार्मिंग, 10 करोड़ है मेंबर प्रोड्यूस परचेज। यूसीबी कैन नॉट लैंड टू फार्मर कोऑपरेटिव, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों पार्ट 1 लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। पार्ट 2 लेक्चर में हम लोग आगे एमएसएमई क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्रमोशन से रिलेटेड यदि आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आपका पार्टिकुलर बैंक का कोई स्पेसिफिक गाइड बुक हो, प्रमोशन बुक हो, तो प्लीज हमारे साथ पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर करें इस नंबर पर। मैं आपको उसके सब सिंप्लीफाइड कंटेंट को आपको